तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुमाला के तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे और भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक कपड़े पहने हुए और तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की और लिखा कि तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और वहां भगवान वेंकटेश्वर की पूजा के साथ ही महाआरती के भी दर्शन किए। इसके बाद मंदिर के मंडप में वहां के पुजारियों ने पीएम मोदी के सम्मान में मंत्रोच्चारण के साथ उनके स्वास्थ्य लाभ और जन कल्याण की कामना की। इस मौके पर मंदिर प्रशासन ने प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया। मंदिर परिसर में करीब 45 मिनट रुकने के बाद पीएम चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गए। तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूबाबाद में एक सभा की। इस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ही पार्टियों को तेलंगाना के लिए बीमारी बता दिया। अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। पीएम मोदी ने कहा कि काफी समय से केसीआर बीजेपी के साथ आना चाहते थे, लेकिन हमने केसीआर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब से बीजेपी ने केसीआर को मना किया है, तब से बीआरएस बौखलाई हुई है। प्रधानमंत्री ने केसीआर पर प्रदेश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए उन्हें फार्म हाउस मुख्यमंत्री बताया। तेलंगाना में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सभी पार्टी के नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। महबूबाबाद में सभा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीमनगर पहुंचे और वहां एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और केसीआर पर तेलंगाना को बर्बाद करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में बीजेपी की जीत का दावा किया और कांग्रेस के विधायकों को बिकाऊ माल बताया। कांग्रेस के विधायकों की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कब बीआरएस में चले जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं। सारा बिकाऊ माल बाजार में है। तो वहीं हैदराबाद पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दावा किया कि तेलंगाना में बीजेपी कहीं रेस में ही नहीं है। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी यहाँ रेस में नहीं है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। तेलंगाना के चुनावी दंगल में ताल ठोकते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी करीमनगर के हुजूराबाद में रैली की, जहां उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस के बीच गुप्त समझौता होने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस समझौते के तहत के चंद्रशेखर राव को कांग्रेस एक बार फिर तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्हें समर्थन दे रही है। अमित शाह ने कहा कि प्रदेश की जनता दोनों की चाल समझ गई है और इस बार के चुनाव में दोनों ही पार्टियों को हराने का मन बना लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में ही ये तेलंगाना भारत का नंबर 1 स्टेट बन सकता है, नंबर 1। सभा के दौरान अमित शाह ने राम मंदिर का भी जिक्र किया और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में तेलंगाना से अयोध्या जाने वाले लोगों के लिए खास इंतजाम करने का भरोसा दिया। जिसको भी राम मंदिर का दर्शन करना है, उसको बारी बारी सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या जाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह ने कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम पर एक होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इनमें से किसी को भी वोट देने का मतलब है भ्रष्टाचार और परिवारवाद को वोट देना। इससे पहले रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महबूबनगर की चुनावी रैली में राम मंदिर का मुद्दा उठाकर हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश की थी। अयोध्या में इच्छुक है ना, और मैं इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि भाइयों बहनों, आप सब सीएपी मिथुन रेड्डी को पालामरू
विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जिता करके भेजिए, आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। और मैं बदले में सीएपी जितेंद्र रेड्डी जी से और सीएपी मिथुन रेड्डी जी से कहूंगा कि इन सभी राम भक्तों को लेकर के अयोध्या 22 जनवरी की बात पधारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेता तेलंगाना में धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी तेलंगाना के बांसवाड़ा में एक रैली में शामिल हुए, जहां नड्डा ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर केसीआर और कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए नड्डा ने केसीआर पर संविधान के खिलाफ मुस्लिमों को आरक्षण देने का आरोप लगाया। असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक समुदाय को रिजर्वेशन देने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? बोलता है ना 4% दिया, 12% देंगे। जेपी नड्डा के आरोपों पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। तेलंगाना में जो हर मुसलमान को नहीं मिलता है, जो मुसलमानों में बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको मिलता है। ओवैसी ने बीजेपी के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आरक्षण हटाने का मतलब पिछड़ों को रोजगार के अवसरों से वंचित करना है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। बीआरएस नेता और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने दावा किया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को तेलंगाना के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही उन्होंने दोनों ही पार्टियों को अपना दुश्मन बता दिया कि कविता ने लोगों से सोच समझकर वोट देने की अपील की। बीजेपी तो हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस छुपा दुश्मन है। वो सेक्युलरिज्म के आड़ में अलग अलग तरीके के काम करते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रियासत के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ ही के कविता ने रायथू बंधु योजना का मुद्दा भी उठाया और कांग्रेस पर गरीबों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उधर अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियमों को लागू करने का दावा किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने पश्चिम बंगाल में कहा कि मार्च 2024 तक सीएए के नियम कायदे तैयार हो जाएंगे। तो अभी जो लोकसभा की विधान बनाने की समिति है उसने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहां पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। कानून तो पार्लियामेंट से पास हो गया, अधिनियमित हो गया है और कानून लागू ही होना है। इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चैलेंज किया जा चुका है। रेट पिटीशंस जो है पेंडिंग है और वो हियरिंग शुरू होगी, लेकिन इन्हें तो इसी एजेंडे पर इलेक्शन लड़ना होता है। हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान घाट, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा उनके पास कोई मतलब पॉजिटिव सकारात्मक कार्य तो है नहीं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी राम भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए विदेशी राम भक्तों की दान की राशि लगातार बढ़ रही है। अभी तक 50 राम भक्तों ने दान के पैसे ऑनलाइन खाते में भेजे हैं। करीब 1 महीने के अंदर विदेशों से आए चंदे की धनराशि कुल 25 लाख रुपए हो गई है। विदेश में रहने वाले कई राम भक्तों ने 1.25 लाख से 2 लाख रुपए तक का दान भेजा है। विदेशों से चंदा भेजने वाले ज्यादातर राम भक्त अमेरिका के निवासी हैं। पहला दान भी अमेरिका में रह रहे एक राम भक्त ने ही दिया है। 1 महीने पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को विदेशी अंशदान के लिए गृह मंत्रालय ने अनुमति दी थी। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक की 11 संसद मार्ग नई दिल्ली की मुख्य शाखा में खाता खोला गया। विदेशी राम भक्तों से अन्य किसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की अन्य किसी शाखा में भेजा गया धन स्वीकार नहीं किया जा सकता। राम मंदिर निर्माण के पहले ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश भर में 44 दिन का अभियान चलाया था, जिसमें देश भर से 3,337 करोड़ रुपए चंदे में मिले थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी वापसी का दावा किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। हमें जो भी फैसला होगा विद ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे उसको, और हमने कोई कमी रखी नहीं और जनता ने भी कमी रखी नहीं मेरे ख्याल से। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तेलंगाना में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया।
उन्होंने हनमकोंडा जिले के पारकल में रोड शो किया और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जल बोर्ड घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली में कहीं भी घोटाला होता है तो भ्रष्टाचार का क्राइम मास्टर गोगो पहले आ जाता है। किसी विभाग में कोई सरकारी काम होगा तो दौड़ा दौड़ा एक राजनीतिक व्यक्ति कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल आएगा और कहेगा मेरी कमीशन का क्या। जी